गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वाइज एंड रिच एजुकेशन की इस चैनल में मैं प्रणव मेहता फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो हम क्लास 11-12 के ट्रेडिंग अकाउंट मतलब व्यापार खाता और लाभ हानि खाता मतलब नफा नुकसान खाता के बारे में समझ लिया है। उसके बाद 12th वालों के लिए हमने पूरा पहला चैप्टर जो किया था, तो उसके अंदर हमने कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब पूंजी खाता, मूड़ी खाता, चालू खाता और लाभ हानि वितरण खाता मतलब नफा नुकसान फाळवणी खातू, वो भी हमने देख लिया था। तो अभी हमें करना ये है, बैलेंस शीट को समझना है। और ये बैलेंस शीट किसको काम आता है, मतलब पढ़ाई में हमें किसको काम आता है। 11th वालों के लिए भी उपयोगी है, 12th वालों के लिए भी काम का है। और जब आप कॉलेज कर रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका ये बेसिक फॉर्मूला जो है मतलब बैलेंस शीट का जो बेसिक रूल है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है वो सब समझना जरूरी है। और वो क्यों आती है वो भी समझना जरूरी है। और उसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, उसके कितने हेडिंग्स होते हैं, वो हेडिंग्स को समझना जरूरी है। तो नॉर्मली अगर हम फॉर्म की बात करें, चाहे वो पार्टनरशिप फॉर्म हो या सोल ट्रेड फॉर्म हो, तो वहां पे हमें इस टाइप का बैलेंस शीट बनाना होता है। लेकिन जब कंपनी का हो तो कंपनी में इस टाइप का बैलेंस शीट नहीं बनता है, उसके लिए पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है। वो 2013 का जो एक्ट है उस हिसाब से पूरा स्ट्रक्चर उसका बदल गया है। तो यहाँ पे अभी तो हम ये जो कर रहे हैं वो फॉर्म के बारे में कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा बेसिक है। ये समझ में आ जाएगा तो कंपनी का समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे हेडिंग है, उसके अंदर 20 हेडिंग्स है। लेकिन वो 20 हेडिंग्स को समझने के लिए यहाँ पे कुछ 9 या 10 हेडिंग्स है, उसको समझ लिया जाए तो वो 20 हेडिंग्स बाद में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 12th वालों के लिए सेकंड पार्ट में वो कंपनी का बैलेंस शीट भी आपको सीखना ही है, तो पहले आप बेसिक में ये सीख लीजिए। तो जैसे आपने अब पहले सीखा हुआ था कि C+L इज इक्वल टू ए, ये C+L इज इक्वल टू ए जो है वो आपका बेसिक फॉर्मूला है बैलेंस शीट का। वो आपको पता है, मतलब द्विनोंदीनामा पद्धति डबल एंट्री सिस्टम में ये मेथड होता है, ये फॉर्मूला लगता है। और यहाँ पे C बराबर कैपिटल, C मतलब C माने कैपिटल, C फॉर कैपिटल मतलब पूंजी मतलब मूड़ी, प्लस L फॉर लायबिलिटीज मतलब दायित्व मतलब देवा, और A फॉर एसेट्स मतलब लेना मतलब संपत्ति मतलब मिलकत। तो जो भी हमारी लायबिलिटीज है और वो कैपिटल है, वो एक्चुअल में कैपिटल भी एक प्रकार की लायबिलिटीज है, लेकिन वो इंटरनल लायबिलिटीज हमारे खुद के ही मालिक, कंपनी के खुद के जो मालिक है, पार्टनर्स है, उसी को देना पड़ता है फर्म को, और ये बाहर के व्यक्ति को देना है। तो ये दोनों मिला के तो लायबिलिटीज ही होता है, लेकिन हम कैपिटल को अलग कर दें क्योंकि वो इंटरनल लायबिलिटीज है, आंतरिक दायित्व है। और ये एसेट है, संपत्ति है। संपत्ति मतलब जो भी फर्म को, फर्म की पास जो वैल्यू है वो। तो यहाँ पे क्या होता है कि C+L इज इक्वल टू ए, उसको हम देखें तो इसको हम बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड में लिखते हैं C+L मतलब कैपिटल एंड लायबिलिटीज, एंड ए फॉर एसेट्स उसको हम लिखते हैं राइट साइड में अमाउंट इन रुपीज लिखना जरूरी है। अगर कोई दूसरे कंट्रीज में हो तो वहां का जो भी करेंसी है वो लिखना जरूरी है, क्योंकि आप कौन सी करेंसी का अकाउंट लिख रहे हो, करेंसी में अकाउंट लिख रहे हो, वो दिखाना जरूरी पड़ता है। तो हम पहले लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में बैलेंस शीट के 2 पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं पहले, तो लेफ्ट साइड में क्या होता है, तो लेफ्ट साइड में होता है C+L। C+L में क्या होता है, तो उसमें पहले C+L होता है, तो C+L में C फॉर कैपिटल होता है। वो कैपिटल में क्या होता है, तो कैपिटल में 2 चीज होती है। अगर वो फिक्स्ड है तो 2 चीज होती है, अगर वो फिक्स्ड नहीं है, फ्लक्चुएटेड मेथड है, तो ओनली कैपिटल अकाउंट होता है, नहीं तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है, एंड फ्लक्चुएटेड में करंट कैपिटल अकाउंट होता है। तो 2 अकाउंट बनते हैं, तो उसका दोनों का जो एंट्री होता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर्स है तो पार्टनर्स मतलब पार्टनर्स है तो वो भी आएगा कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स A, B, C एक्सेट्रा, एंड करंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। तो ये हो गया आपका कैपिटल। अभी लायबिलिटीज की बात करें तो लायबिलिटीज में क्या होता है, तो लायबिलिटीज में वापस 2 पार्ट्स होते हैं। एक होते हैं करंट लायबिलिटीज
और दूसरी होती है नॉन करंट लायबिलिटीज। तो उन दोनों के पहले, लायबिलिटीज के पहले कैपिटल में एक दूसरा पार्ट भी होता है जो होता है मालिक का, लेकिन वो अपने पास नहीं रखता, फर्म के पास ही रखता है, और वो होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस जो होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस जो होता है, मतलब सरप्लस तो हमारा प्रॉफिट में भी गिना जाता है, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस जो होता है वो इन दोनों के बाद लिखा जाता है। वो भी मालिक का ही होता है, मतलब जो पार्टनर है उसी का होता है। वो आउट मतलब बाह्य लायबिलिटीज, मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटीज नहीं है। वो अगर धंधा बंद करेंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस में जितनी भी अमाउंट होगी वो मालिक की ही होगी, इसलिए वो मालिक का ही पैसा गिना जाता है, मतलब वो कैपिटल के पार्ट में ही गिनेगी, लायबिलिटीज में नहीं गिनेंगे। तो रिजर्व एंड सरप्लस में हमने जो इन फ्यूचर के लिए जो भी रिजर्व पैसा रखा हुआ है, लेकिन फ्यूचर में उसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो वो पैसा मालिक को मिलेगा। तो वो रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व हो सकता है, कैपिटल रिजर्व हो सकता है, अदर रिजर्व हो सकते हैं, और बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है वो नॉर्मली हम कैपिटल एंड करंट अकाउंट में डालते हैं। लेकिन अगर कुछ कभी कभी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, डिस्ट्रीब्यूट बिना किए हुआ प्रॉफिट होता है, उसको हम वितरित नहीं करते हैं, तो उसको अभी यहीं पे लिख देंगे। अगर जब भी उसको वितरित करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तब हम करेंगे। तो बिना डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ प्रॉफिट भी रिजर्व एंड सरप्लस में ही रहता है। तो यहाँ पे अलग अलग रिजर्व्स हो जाती है। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अभी हम करते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में दो पार्ट, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। तो पहले हम लिख लेते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, एंड उसके बाद लिख लेते हैं करंट लायबिलिटीज। નોન કરંટ લાયબિલિટીઝ मतलब બિન ચાલુ દેવા અને ચાલુ દેવા, અને કહીશું આપણે અનામત અને વધારો। रिजर्व्स मतलब अनामत અને વધારો। अनामत तो राधिक्य हिंदी में, इसको बोलेंगे मूड़ी खाता, इसको चालू खाता। तो ये बिन चालू दायित्व देवा और चालू देवा जो है नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज में क्या होता है, तो ये तो ना हमारी लायबिलिटीज है, हमें किसी को देना है, किसी ना किसी को पैसा देना है, लेकिन वो पैसा जो है हमारा, वो हम जिसको भी देंगे उसका टाइम क्या रहेगा, टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा। तो एक साल के अंदर अंदर हमें किसी को पैसा चुका देना पड़ता है, या एक साल के अंदर अंदर के लिए हमें किसी की हमने सेवा ली है, सर्विस ली है, उसको पैसा चुकाना है, या पैसा ले लिया उसको सर्विस देनी है, तो वो सब हमारा करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा पैसा या सर्विस जो है वो एक साल के बाद हमें देनी है, एक साल से मतलब लंबे अरसे के लिए देनी है, लंबे अरसे के बाद उसको रिकवर मतलब हमें उसको वापस देना पड़ता है, तो वो जो हो जाता है हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में जैसे कि आपने बैंक से लोन ली हुई है बड़ी, तो वो आप एक साल के बाद भी उसको चुकाते जाओगे। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लोन फ्रॉम फ्रेंड्स है, फ्रेंड से भी अगर एक साल से ज़्यादा समय के लिए लोन लिए, पार्टनर्स के पास से भी अगर ज़्यादा समय के लिए लोन ली है, तो वो सब नॉन करंट लायबिलिटीज में आ जाता है। लेकिन करंट लायबिलिटीज में क्या हो जाता है, तो जैसे कि बैंक से आपने क्रेडिट कार्ड से कुछ पैसा उठाया है, या बैंक से आपने ओवरड्राफ्ट उठाया है, तो वो सब हमारा हो जाता है करंट लायबिलिटीज में। या फिर फ्रेंड के पास भी अगर 6 महीने के लिए लोन ली है, तो वो भी करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने अपने क्रेडिटर्स के पास, मतलब जहां से आप क्रेडिटर्स के पास आपने खरीदी की हुई है, तो क्रेडिटर्स मतलब लेनदार के पास आपने खरीदी की हुई है, उधार खरीदी की हुई है, तो उसका पैसा तो आप 2-3 महीने में चुका दोगे ना, तो वो चुका दोगे तो वो भी आपका करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। लेकिन अगर 2-3 महीने में आप पैसा नहीं चुका रहे हो, लेकिन उसको आप बिल लिख रहे हो, मतलब हुंडी लिख के दे रहे हो, हुंडी लिख नहीं रहे हो, साइन करके दे रहे हो, तो 2-3 उसमें भी लिखा तो होगा ना, 2-3 महीने 5 महीने में आप उसको पैसा चुका दोगे, तो उसमें आप साइन कर रहे हो, मतलब एक्सेप्ट कर रहे हो, तो 2-3 महीने में 5 महीने में आपको चुकाना, वो एक साल से अंदर ही हुआ, तो यहाँ पे वो बिल जो है, बिल पेएबल जो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे खास करके ये दो चीज तो आपकी आती है, बिल्स पेएबल एंड सन्ड्री। सन्ड्री मतलब परचूरण फुटकर, क्रेडिटर्स,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है करंट लाइबिलिटीज में, क्योंकि उसी का तो आप बिजनेस करते हो। मतलब माल जिस चीज़ का बिजनेस करते हो, उधार खरीदी करके आप बिजनेस कर रहे हो, तो उसको तो पैसा चुकाना ही पड़ेगा। उसके अलावा अगर किसी का पैसा आप एडवांस में ले रहे हो तो उसको भी आपको सर्विस देना पड़ेगा, तो या प्रोडक्ट देना पड़ेगा, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे टैक्सेशन प्रोविजन है, प्रोविडेंट फंड है, वो सब चीज़ें एक्चुअल में उसका एक अलग पार्ट बनता है। वो 1 साल से ज़्यादा समय के लिए भी होता है, कम समय के लिए भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम करंट लाइबिलिटीज में ही ले लेते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर। जो कंपनी का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए वहाँ पे वो नॉन करंट में चला जाएगा। उसके अलावा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन पार्टनर्स लोन, ओके, तो कोई भी आउटस्टैंडिंग चीजें है, मतलब जैसे कि चुकाना बाकी है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। कभी मतलब कुछ भी एडवांस में हमने ले लिया है, प्रीपेड हुआ, मतलब प्री रिसीव्ड हुआ है, हमने पहले से मिल गया है, उसका सर्विस देना बाकी है या उसका प्रोडक्ट देना बाकी है, तो वो सब यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे वो चीज़ आ जाएगी जो दो एंट्रीज होनी है, मतलब दो इफेक्ट होनी चाहिए, जिसमें से आपने किसी से कुछ लिया है लेकिन कुछ दिया नहीं है, तो वो सब यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि कुछ लिया है, आपने मनी लिया है तो सर्विस देना बाकी होगा या प्रोडक्ट देना बाकी होगा। अगर आपने प्रोडक्ट या सर्विस लिया है तो मनी देना बाकी होगा। वो सब आपका यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा। अगर वो 1 साल से अंदर है तो वो करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा। तो यहाँ पे उसका पार्ट हो गया लेफ्ट साइड का। अभी हम राइट साइड का पार्ट देख लेते हैं। तो राइट साइड के पार्ट में क्या होता है, तो राइट साइड के पार्ट में हमें पता है एसेट्स होता है, तो एसेट्स को थोड़ा समझना जरूरी होता है। एसेट्स जो है उसके जो हेडिंग्स है वो यहाँ पे थोड़ा मतलब डीप में है, तो आपको पहले उसके 2 पार्ट्स करने हैं। वो जो 2 पार्ट है वो कुछ इस तरह से, नॉन करंट एसेट्स, जैसे हमने यहाँ पे नॉन करंट एंड करंट लाइबिलिटीज दिया, इसी तरह यहाँ पे करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स, मतलब चालू मिलकतो અને બિન ચાલુ મિલકતો। तो बिन चालू मतलब के लंबा गाળાની मिलकतो। तो नॉन करंट एसेट्स जो है उसके अंदर उन्होंने वापस 3 टाइप्स बनाए हैं, मतलब 3 प्रकार करे हैं। तो वो है फिक्स एसेट, जो चेंज ना हो, लंबे समय के लिए हम चेंज नहीं करते, फिक्स हो जाते हैं। दूसरा है इन्वेस्टमेंट्स, वो भी हमारा एसेट्स रहेगा क्योंकि उसका पैसा हमें इन फ्यूचर हमको मिलना है। एंड थर्ड है वो है अदर नॉन करंट एसेट्स, जो इन दोनों में नहीं आया वो सब अदर नॉन करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स है उसके अंदर भी 2 पार्ट्स हैं, टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल, इंटेंजिबल। मतलब दृश्य और अदृश्य, दृश्य मिलकतों और अदृश्य मिलकतों। टेंजिबल मतलब दृश्य मिलकत। दृश्य में क्या होती है, तो दृश्य संपत्ति, दृश्य मिलकत जो होती है उसके अंदर, टेंजिबल में अंदर जो हमें दिखती है और उसकी एक रियल वैल्यू होती है, वो जैसे कि चेयर से, फर्नीचर से, बिल्डिंग है, लैंड है, लीज होल्ड प्रॉपर्टीज है। लीज होल्ड मतलब लॉन्ग टाइम के लिए आपने लिया है उसको रेंट पे, तो वो हो जाएगा लीज होल्ड। व्हीकल है, मशीनरीज है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स है, तो वो सब आ जाएगा टेंजिबल में। इनटेंजिबल में बहुत सारी चीजें आती है। आपने अभी तक पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट वो सब तो सीखा ही होगा। उसके अलावा आपको पता है गुडविल मतलब पागड़ी, वो भी हमारे इनटेंजिबल में आ जाएगा। उसके अलावा आएगा वो आ गया आपका, हाँ, सॉफ्टवेयर। आजकल के ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में सॉफ्टवेयर है, मोबाइल एप्लीकेशन है, वो उसका पैसा चुकाते हो, वो आप एक बार ही चुकाते हो, वो आपके पास वो मोबाइल की एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर आप खरीद लेते हो। ज़्यादातर लोग अपने एंटीवायरस तो कंप्यूटर के लिए खरीदा ही होगा, या फिर मोबाइल में कुछ एप्लीकेशन नॉर्मली तो फ्री में आती है लेकिन कभी कभी पेड होती है, तो वो भी आपके लिए इनटेंजिबल एसेट्स हो जाएगी। तो ये हो गया इंटेंजिबल एसेट्स। अभी इन्वेस्टमेंट, हमने किसी की दूसरी कंपनी में अपने पैसे डाले हैं, इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे हैं या दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हैं, तो वो सब इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं। या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की आपने खरीदी हुई है, मतलब वहाँ पे आपने पैसा डाला है,
तो वो भी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। वो इन्वेस्टमेंट आप कौन से पैसे से कर रहे हो वो भी आप लिख सकते हो। जैसे कि अगर प्रोविडेंट फंड का आपको पैसा जो मिला है, आपने इकट्ठा किया, वो पैसे से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसको प्रोविडेंट फंड का इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो, इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड। उसके अलावा है अदर नॉन करंट एसेट्स में यहाँ पे दिखा है डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंसेस। डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंसेस मतलब वो मतलब उसको बोलते हैं कि गुजराती में राजस्व, हिंदी में राजस्व, जिसको हम लंबे वो है राजस्व करते हैं, 1 साल के अंदर अंदर ही करते हैं, लेकिन उसको लंबे अरसे के लिए धीरे धीरे उसको बांट देते हैं। तो जैसे कि हमने एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़ा कर दिया, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट का लाभ आपको, फायदा आपको 1 साल के अंदर अंदर नहीं ही खत्म नहीं हो जाने वाला है। वो एडवर्टाइज अभी किया, लेकिन उसका फायदा आपको 4-5 साल तक मिलेगा। तो उस एडवर्टाइज के एक्सपेंसेस को, वो है रिवेन्यू एक्सपेंस, लेकिन उसको आप सालों में बांट रहे हो, मतलब 5 साल में बांट रहे हो, क्योंकि उसका लाभ आपको 5 साल में मिलने वाला है। तो वो हो जाएगा अदर नॉन करंट एसेट्स में जाएगा। जैसे कि आपने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो प्रारंभ मतलब प्राथमिक खर्च बोलते हैं उसको, तो वो भी यहाँ पे अदर नॉन करंट एसेट्स में चला जाएगा। उसके बाद एक करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में सेम इसके जैसे ही जो भी हमारा कैश रहता है हमारे पास, वो भी करंट एसेट्स में आ जाएगा। डेप्टर्स रहता है, जैसे कि यहाँ पे हमने किसी से उधार माल खरीदा है, या इसी तरह हम किसी को उधार माल बेचते हैं तो वो हमारे डेप्टर्स बन जाते हैं, देनदार बन जाते हैं, गुजराती में देवादार के बनी जाए छे। तो वो देनदार जो है, तो वो देनदार मतलब डेप्टर्स जो है वो भी हमारे करंट एसेट्स में आ जाएगा। सन्ड्री डेप्टर्स, अगर किसी डेप्टर्स को आप बिल्स लिख के दे रहे हो और वो आपको एक्सेप्ट करके दे रहा है कि 3 महीने के अंदर या 5 महीने के अंदर वो आपको पैसा चुका देगा, तो वो बिल बन जाता है, वो हुंडी बन जाता है। तो बिल्स रिसीवेबल, ये दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वो डेप्टर से वो एक पर्सन फॉर्म में, और वो अगर कागज में साइन करके दे देता है वो आपका डॉक्यूमेंट फॉर्म बन गया, मतलब डॉक्यूमेंट फॉर्म में वो आपका एसेट बन गया, और वो पर्सन के फॉर्म में वो आपका एसेट से, मतलब पर्सन के पास आपको लेना है, उस पर्सन मतलब व्यक्ति के फॉर्म में आपको लेना है उसके पास पैसा, व्यक्ति के फॉर्म में नहीं, मतलब व्यक्ति के पास लेना है। तो उसके बाद एक केस आपका है, बैंक में पड़ा हुआ पैसा है, वो भी आपको मिलने वाला है 1 साल के अंदर, कभी भी आप उठा लेते हो पैसा। वो जो चेंज होता है करंट में, जो 1 साल के अंदर अंदर बार बार चेंज होता रहता है, वो उसको भी हम करंट भी बोलेंगे। इनकम्स ड्यू, हमें कोई इनकम मिलने वाली है, भाड़ा मिलने वाला है, मिलना बाकी हो, लेकिन वो मिलना बाकी है तो नहीं मिला है, या रेंट मिलना बाकी है और नहीं मिला है, तो वो सब इसमें आ जाएगा। लोन लेंट, छोटी मोटी लोन हमने किसी को दिए तो उसका 1 साल के अंदर अंदर के लिए वो हमने किसी को लोन दिया हुआ है तो वो भी मिल सकता है। बिल्स रिसीवेबल आ गया। प्रीपेड एक्शन, हमने ऑलरेडी, जैसे 2 पार्ट होते हैं, हम किसी को कुछ देना होता है कुछ, और कुछ हमें सामने से लेना होता है, और हमने किसी को पहले से दे दिया, तो ऐसा अगर हमने किसी को दे दिया, सर्विस लेना बाकी है तो वो भी यहाँ पे आएगा। हमने किसी को सर्विस दे दिया और पैसा लेना बाकी है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। हमने किसी को पैसा दे दिया मतलब प्रीपेड कर दिया तो सर्विस लेना बाकी है, इसलिए यहाँ पे आएगा। हमने किसी को सर्विस दे दिया, सॉरी हाँ, सर्विस हमने किसी को दे दिया, तो हमने किसी का एडवांस में काम कर दिया तो पैसा लेना बाकी है तो भी यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अगर करंट अकाउंट जो है हमारा, वो ये जो है वो हमारा क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन अगर वो डेबिट बैलेंस हुआ तो उसको भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लास्ट में लिखेंगे। ये सबसे बाहर एक्स्ट्रा में लिखना पड़ेगा करंट एसेट्स, अरे करंट अकाउंट ऑफ ए एंड बी। लेकिन ये स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग दे देंगे एसेट्स, वो तो यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें आएगा नॉन करंट एसेट्स, एंड हाथ से भी थोड़ा ज़्यादा निकाल लो बाद में, मतलब 1/3 पार्ट में ये करंट एसेट्स ज़्यादातर आ जाना चाहिए, और बाकी का यहाँ पे आ जाएगा। और नॉन करंट में हाफ, आपके पेज के हाफ में से थोड़ा ज़्यादा ले, 2-4 लाइन ज़्यादा ले लो, और उसके बाद नॉन करंट के अंदर आप पार्ट कर दो फिक्स, फिक्स में ज़्यादा रख दिया, इन्वेस्टमेंट में 2-3 लाइन चलेगा, और अदर में 1-2 लाइन चलेगा, तो अदर में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अदर नॉन करंट एसेट्स,
अच्छा, फिक्स में आप 2 पार्ट कर दीजिएगा, टेंजिबल वो क्वेश्चन पढ़ के कर दीजिएगा, बाद में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इनटेंजिबल। लेकिन बाकी के हेडिंग्स देना जरूरी कंपलसरी तो नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स का देखा है मैंने कि वो लोग नहीं करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सीखना जरूरी है। अगर एग्जाम के लिए बात करें तो एग्जाम के लिए शायद आप ना भी करो और आपको अच्छे मार्क्स मिल भी जाए, लेकिन ये सब हेडिंग्स सीखना जरूरी। जितने आप हेडिंग्स को सीखोगे उतना आप हर एक चीज को अलग अलग कर सकते हो, उतना हर एक चीज को आप क्लासीफाई कर सकते हो, और जितना आप बस हर एक चीज को क्लासीफाई कर सकते हो तो उतना आप हर एक टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो, और जितना आप हर एक चीज को अंदर से डीप में अंडरस्टैंड कर सकते हो उतना आपकी उस चीज के लिए मेमोरी बढ़ जाती है। वो इसीलिए ये सब हेडिंग सीखना जरूरी है, हेडिंग्स की प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। और इसके बाद जब भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा सेकंड चैप्टर के, तो हेडिंग के साथ में नाम बोलूंगा, तो आपको उस हिसाब से करना रहेगा, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इन फ्यूचर आपको कॉलेज में पढ़ाई करो या बीबीए करो, एमबीए करो, या फिर आप सीए करो, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने पहले से हेडिंग्स के साथ आपने काम किया है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। एक दूसरी चीज आपको बता दूं, बैलेंस शीट में हमें पता है कि C प्लस एल इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे आपका टोटल हो जाएगा C प्लस एल और यहाँ पे आपका टोटल हो जाएगा ए, और ये दोनों टोटल सेम आना चाहिए। ये रूल फाइनली रूल है इसका, तो ये उसका फॉर्मूला भी है, वो आप सीख चुके हो। तो यहाँ इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे, तो सेकंड चैप्टर का मतलब 12th के लिए बनाएंगे, तो सेकंड चैप्टर जो है उसके लिए वार्षिक हिसाब के जो भी क्वेश्चंस है तो उसके जो एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे, और एग्जाम्पल नंबर 1 इलस्ट्रेशन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो जुड़े रहिएगा, और इस तीनों वीडियो को मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और ये बैलेंस शीट का तीनों वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, और आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी स्ट्रक्चर है 1-2 बार उसको भी देख लीजिए, ताकि मैं जब भी हेडिंग्स बोलूँ आपको हेडिंग्स के साथ लिखना आना चाहिए। और जब भी आप क्वेश्चन शुरू करो पहले थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के ये सब हेडिंग्स लिख दो, ताकि जब भी मैं बोलूँ आपको वही डायरेक्ट हेडिंग्स के नीचे आप लिख सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।